नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल कालीन प्रशासन के बारे में जाना था कि मुगलों ने अपने प्रशासन को किन किन विभागों में बांटा था और उन विभागों के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी थे और उन अधिकारियों के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने क्या करा था, सबसे पहले मुगल बादशाहों के बारे में जाना था कि मुगल बादशाहों ने किस प्रकार से सिंहासन ग्रहण किया था, यानी सिंहासन पर अधिकार किया था और किन किन यानी अपने शासन के दौरान किन किन युद्धों में भाग लिया, ठीक है, और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इसी दौरान उनके शासन के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य घटित हुए उनके बारे में जाना था, क्योंकि उन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में हमने उनके प्रशासन के बारे में जाना था कि भाई आखिरकार मुगलों के बादशाहों ने, यानी जितने भी बादशाह हुए थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को किन किन विभागों में बांटा था और उन विभागों के कौन कौन से अधिकारी थे और उन अधिकारियों के क्या क्या कार्य थे, जिनके जो कि महत्वपूर्ण वाक्य थे या उनके समय में जो भी विभाग थे जो कि महत्वपूर्ण है, जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में जाना था पिछली वीडियो के माध्यम से। अब इससे पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल प्रशासन से ही संबंधित मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जाना था कि आखिरकार ये मनसबदार कौन थे, किस प्रकार से मनसब का उदय हुआ और कौन से बादशाह से मनसब शुरू होता है, ठीक है, और इस मनसब के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं, यानी उन मनसबदारों के कार्य जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में जाना था। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियो के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो हम जानेंगे वो मुगल प्रशासन से ही संबंधित जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि भाई जागीरदारी व्यवस्था क्या थी और इस व्यवस्था के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बाकी जानकारी के लिए विस्तार से जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जागीरदारी प्रथा मुगल प्रशासन से ही संबंधित, ठीक है। तो मुगल प्रशासन से संबंधित है जागीरदारी प्रथा, या फिर मैं यहां पर भी लिख सकता हूं प्रथा या व्यवस्था। ठीक है, तो जागीरदारी व्यवस्था के बारे में आज हम जानेंगे कि भाई जागीरदारी व्यवस्था थी क्या, होता क्या है। जागीरदारी व्यवस्था जो है वो क्या है, ये उन लोगों को, यानी जागीरदारी जो व्यवस्था है उन मनसबदारों को दी जाती थी, ये जो संबंधित भूमि होती थी, और उन मनसबदारों को दी जाती थी। किन मनसबदारों को, यहां पर समझने की जरूरत है। उनको दी जाती थी, उन मनसबदारों को ये दी जाती थी। जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको नगद वेतन देना होता था। मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से भी यही जानकारी दी थी। ये उन मनसबदारों को दी जाती थी जिनको राष्ट्र की वास्तविक आय के रूप में नगद वेतन दिया जाता था।
तो नगद वेतन के ही बदले क्या करते थे, रास्व, भू रास्व उगाने के लिए, है ना। ठीक है, तो मैंने जो जानकारी आप लोगों को शेयर करी थी वो यही, जागीरदार जो थे वो मनसबदार होते थे जिन्हें जिन्हें नगद वेतन के बदले, समझना है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जागीरदार वो मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादामी, क्या, नगद वेतन के बदले क्या मिलता था, जमादामी, जमादामी के आधार पर, यानी जमादामी का मतलब है वास्तविक आय, वास्तविक आय के आधार पर, क्या समझना, वास्तविक आय के आधार पर भू रास्व क्षेत्र, भूमि रास्व क्षेत्र क्या मिलते थे, भू रास्व क्षेत्र दिया जाता था, भू रास्व क्षेत्र दिया जाता था जिसे क्या कहा जाता था, जागीर। तो उस क्षेत्र को यानी उस भूमि को क्या कहा जाता था, जागीर कहा जाता था। ये थी जागीरदारी व्यवस्था। जमादामी, भैया जमादामी, अभी जो हमने जमादामी के बारे में जाता, वास्तविक आय, जमादामी का मतलब है वास्तविक आय, और वास्तविक आय यानी भू रास्व से, भूमि, भू मतलब भूमि, रास्व मतलब एक तरह के पैसा, रुपया, उस भूमि से जो भी कमाई होती थी फसल के रूप में, क्योंकि भैया भूमि है तो इसमें सोना चांदी तो खैर जमीन में अंदर ही है, लेकिन किसान उस पर खेती करता था, खेती करता था तो उस अनाज को बेचता था, बेचने के बाद में या तो अनाज के रूप में या उसके उस अनाज को जो भी खरीदता था तो उसे रुपया मिलता था, तो रुपया मिलता था तो उसे भी रास्व के रूप में काम आता था। तो क्या था, भू रास्व से प्राप्त आय, भू रास्व से प्राप्त आय को जमादामी कहा जाता था। अब ये जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत है, क्योंकि ये उन मनसबदारों को दी जाती थी, वो मनसबदार जिन्हें जमादामी रास्व के लिए कुछ क्षेत्र दिया जाता था, भूमि। अब इसमें क्या है, इसमें देखो हासिल और पेशकश, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जमींदारी व्यवस्था के ही अंतर्गत है। ये जमींदारी यानी जागीरदारी, जमींदारी भी और जागीरदारी दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो है हासिल और पेशकश, ये भी कर थे, कराधान करते, इनसे जो आय प्राप्त होती थी। ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हासिल और पेशकश कराधान थे यानी कर थे मुगल काल में। अब इनसे जो भी आय प्राप्त होती थी वो भी जमादारी में सम्मिलित थी, वो भी यानी जमादारी के अधीन ही आती थी, आय जो थी वो भी इसमें शामिल थी, यानी हासिल और पेशकश भी जमादारी में शामिल थी। इनाम, जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत इनाम, ये वो जमीन होती थी, क्या, ये वो जमीन होती थी जिस पर कोई भी प्रशासनिक दायित्व नहीं था, यानी प्रशासन का किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं था। भैया क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो इनाम है ये उन व्यक्तियों को दी जाती थी जो कि राजा के कृपा पात्र थे। ठीक है, तो इसमें प्रशासनिक दायित्व नहीं होता था, उन व्यक्तियों का इस पर अधिकार होता था। अब इनाम भूमि के ही अंतर्गत, यहां पर भी जानिए, इनाम भूमि के ही अंतर्गत क्या था, मददे मास, मददे मास वाली भूमि भी शामिल होती थी। अब मददे मास किसको मिलती थी, मददे मास शहजादों,
धार्मिक व्यक्तियों, अनाथों, विद्वानों, पाठशालाओं को, यानी बादशाह के कृपा पात्र व्यक्तियों को मदद मास जमीन भी मिलती थी, लेकिन ये भी इनाम के ही अंतर्गत आती थी। जमींदारी की जो नींव है ये अकबर के काल में शुरू होती है, यानी जमींदारी की जो नींव होती है शुरू वो अकबर के काल में होती है। अब इसमें भी क्या है, अकबर के काल में होती है और यहां पर कुछ जो जमीन थी वो वंश अनुगत थी। वंशानुगत कौन सी जागीरें थी? एक तो वतन जागीर और एक अलतमंगा जागीर, अलतमगा जागीर, ये दो ऐसी जागीर थी। अब देखो वतन जागीर जो थी वो पैतृक जमीन थी, पैतृक जमीन, इस पर यानी ये पैतृक जमीन थी। वतन जागीर राजाओं के द्वारा दी जाती थी। तो ये अनुवांशिक राजा और जमींदारों को, ठीक है ना, किनको मिलती थी? अनुवांशिक राजा और जमींदारों को उन्हीं प्रदेश में दी जाती थी। किसमें? पैतृक भूमि का मतलब है पिता की भूमि, एक तरह से पिता पूर्वजों की भूमि। तो ये उन्हीं राजाओं को या जमींदारों को कहां पर मिलती थी? वतन का मतलब है जैसे कि आप अपने वतन में रह रहे हो, अपने पूर्वजों के क्षेत्र में रह रहे हो, ठीक है। तो ये जो जमीन थी क्या थी? ये उन्हीं राजाओं को, भाई बादशाह जैसे किसी भी बादशाह किसी भी राजा को अपने अधीन कर ले या फिर वो अपने आप कह दे ठीक है भाई हम आपके अधीन हैं, तो ये जो जमीन थी राजा और जमींदारों को उन्हीं के पैतृक क्षेत्र में दी जाती थी, ठीक है ना, यानी उन्हीं के पूर्वजों के या फिर ये समझ लो उनके पिता के ही क्षेत्र में या जहां के वो थे वहीं पर ये जागीर मिलती थी। अलतमंगा जागीर जो थी, अलतमंगा जागीर जो थी, इसकी जो शुरुआत होती है कहां से होती है? जहांगीर के शासन काल में होती है। अब शुरुआत कहां से हुई? जहांगीर के काल से। किसको मिलती है? ये उन लोगों को मिलती है जिस पर राजा की कृपा होती है, जो कि राजा की कृपा पात्र होते हैं, जो कि राजा जिन पर खुश होता है। ठीक है भाई आप ले लो, हमने कहा हम खुश हैं, जिस व्यक्ति विशेष से राजा खुश होते थे तो उसे ये जागीर दे दी जाती थी। तो इस जागीर की जो शुरुआत करता है कौन? जहांगीर। इस पर क्या होता था? ये जो जागीर थी इस पर क्या था? इनका नियंत्रण करने के लिए इन जागीरों से क्या होता था? नियंत्रण करने के लिए क्या था? एक कानून बनाया गया था ताकि जमींदार जो हैं तो जागीरदारों पर नियंत्रण करने के लिए, किस पर? इन पर, यानी जागीरदारों पर नियंत्रण करने के लिए निगार, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर थोड़ा सा लड़खड़ा गए हम, ठीक है। तो सवानिह निगार के द्वारा ये एक तरह का क्या था? कानून था। ये जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए था। इससे क्या होता है कि जागीरदारों की जितनी भी कार्रवाइयां थी और जो भी जमींदारों से संबंधित कार्य थे, जो भी उनकी गतिविधियां थी, इन सब का सीधा डाटा, यानी इन सब का सीधी जानकारी केंद्र को अवगत कराने की थी। इस कानून के द्वारा किसको कराई जाती थी? केंद्र को इनकी सभी समस्याओं से अवगत कराया जाता था इस कानून के द्वारा। इसमें क्या है? अब देखो जागीरदारों के जो अधिकारी थे, जागीरों के अधिकारी कौन थे मुगल काल में? चौधरी और कानूनगो, ये दो जागीरदारों के अधिकारी थे। अब बात करें ये जो जागीर थी, जागीरदारी में जो जागीर थी ये हस्तांतरित कर सकते थे,
इन जागीरों को हस्तांतरित कर सकते थे और एक मनसब के पास में, क्या एक मनसब के पास में ये जो जागीर थी, इस कानून के द्वारा जो नियंत्रण करने वाला कानून था, ठीक है, इसके द्वारा अगर ये जागीरें अधीन करनी थी सरकार को, यानी जो केंद्र सरकार थी मुगल काल में, तो ये जो जागीर थी इन जागीरों को हस्तांतरण तो कर सकते थे, लेकिन कब तक कर सकते थे? केवल अधिक से अधिक 4 साल के लिए किसी भी एक मनसबदार को यह दे दी जाती थी, 4 साल से अधिक नहीं दी जाती थी। और मनसबदारों के पास में ये ना 4 साल से अधिक नहीं रह सकती थी। और इसके बाद में होता क्या था, जागीरदार की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में, देखो यहां पर भी समझने वाली बात है, जागीरदार की मृत्यु के बाद में राजगमीता कानून यानी मरने के बाद में उसकी संपत्ति को अधिग्रहण कर लेना, सरकार के द्वारा संपत्ति को जब्त कर लेना, केंद्र में मिला लेना। तो इस कानून के द्वारा ये जो जागीर हैं ले ली जाती थी और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, उसके बाद में क्या था, सरकारी कर्मचारी निर्णय करते थे कि भाई अब इस जागीर का करना क्या है। ठीक है, जागीरदार जो थे उस समय मुगल काल में, जागीरदार जो थे वो राजस्व निर्धारण और संग्रह, याद रखना, इस संपत्ति पर यानी इस जमीन पर जागीरदार जो थे वो केवल राजस्व निर्धारण कर सकते थे और राजस्व संग्रह यानी राजस्व का निर्धारण और संग्रह और उसे यानी वसूल करने का जो कार्य था वो इन्हीं का था। लेकिन इसके जो अधिकार थे इस जमीन पे, देखो जागीरदार केवल राजस्व निर्धारण कर सकता था, निर्धारित कि भाई इतना निर्धारण होगा, और जो कर संग्रह है उस राजस्व का संग्रह कर सकता था जागीरदार। अब इसके जो अधिकारी थे प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासन की गतिविधियां थी, जो प्रशासन का अधिकारी था वो था फौजदार, ये फौजदार के अंतर्गत थे। अब होता क्या है, मुगल काल में ना खालसा जमीन पर, मुगल काल में होता क्या है, खालसा जमीन पर अनुमानित आय यानी जमा आय का, भाई वो भी तो इसी जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो खालसा जो जमीन थी उस पर अकबर के समय में प्राप्त आय यानी जमा की जो प्राप्त आय थी, कुल जमा की प्राप्त आय का 1/4 थी खालसा भूमि पर। ठीक है, इसके बाद जहांगीर के समय में कितनी हो गई, 1/20 हो गई। ठीक है, और शाहजहां के समय में कितनी हो जाती है, ये पुनः बढ़ाकर 1/7 भाग कर दिया जाता है। ये खालसा भूमि से प्राप्त आय थी, वास्तविक जमा की जो आय होती है, और ये सीधे राजकोष में फिर जमा हो जाती है। पैबाकी क्या था, पैबाकी जो होती है ये वो जमीन होती है, ये वो जागीर होती है जो पुराने जागीरदार से यानी पुराने जमींदार से छीनकर, पैबाकी जो होती है वो पुराने मनसबदार से या पुराने जमींदार से छीनकर इसे नए मनसबदार को बांटने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, यानी आवंटित करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। और इसके बाद में इसकी व्यवस्था जो होती है कौन करता है, सरकारी कर्मचारी करते हैं कि भाई अब इसके बारे में क्या करना है, ये सरकारी कर्मचारी देखेंगे। और इस पर जो आय प्राप्त होती थी वो सीधे कहां जाती थी, शाही राजकोष में जमा होती थी। किसमें, शाही राजकोष में जमा होती थी। तो ये जो घटनाएं थी जमींदारी से संबंधित उनकी व्यवस्था थी मुगलों की। ठीक है, तो यहां से कहां कहां से आय प्राप्त होती थी और किन किन प्रकार से ये राजकोष तक जाती थी और किन किन बादशाहों के समय में किन किन नामों से, ठीक है, इन्हें जाना गया या फिर कौन कौन से कानून बने। बात करते हैं जमींदारी प्रथा की। जमींदारी, देखो ये है जागीरदारी प्रथा, ये है जमींदारी प्रथा। इसमें क्या है कि इसमें जमींदार को जो है ना कुछ गांव दिए जाते थे, जमींदार को कुछ गांव दिए जाते थे और उन गांव से जो भू राजस्व है
उसे वसूलने का जो अधिकार था वो उसी को था, जमींदार को था। लेकिन कुछ गांव दे दिए मुगल काल में कि तुम इससे भूरास वसूलोगे जमींदार को, लेकिन वो इसका भूमि का मालिक नहीं था। याद रखना उस समय ये भूमि का मालिक नहीं था, ठीक है। उस समय इनको, तो जमींदारों को किस नाम से जाना जाता था उस समय मुगल काल में? देशमुख, पाटिल, नायक, इनको कहा जाता था। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में क्या होता है? ठेकेदारी प्रथा शुरू होती है। इन जमींदारों को आखिर मिलता क्या था? इन जमींदारों को कमीशन के रूप में, इन जमींदारों को कमीशन के रूप में वास्तविक आय का क्या मिलता था? 10% से लेकर 25% तक इन्हें मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि ये भूराजस्व वसूलते थे, ये मिलता था। इसके बाद में न्याय व्यवस्था किस प्रकार से थी? क्योंकि प्रशासन से संबंधित जानकारी, न्याय व्यवस्था किस प्रकार से थी? तो भैया न्याय के मामले में बादशाह राज्य या देश का या अपने पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था बादशाह। और बादशाह हर प्रत्येक बुधवार को, याद रखना, प्रत्येक बुधवार को अदालत में बैठता था और मुकदमों का निर्णय करता था। बुधवार को बैठता था और मुकदमों का निर्णय करता था। बादशाह के बाद में अगर कोई न्याय से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी था तो वो था काजी, जो कि मुख्य न्यायाधीश था। क्या था? मुख्य न्यायाधीश था। और इस काजी की सहायता के लिए मुगल काल में क्या था? सहायता के लिए कौन था? मुफ्ती। मुफ्ती था। मुफ्ती क्या कार्य करता था? तो ये मुफ्ती का कार्य था कुरान के कानूनों की व्यवस्था। कुरान के कानूनों की व्यवस्था करने वाला कौन था? मुफ्ती। अब काजी की अदालत में कौन कौन से मामले आते थे? तो काजी की अदालत में आते थे धर्म संबंधी मामले और संपत्ति संबंधी मामले। क्या? धर्म संबंधी मामले और संपत्ति संबंधी मामले आते थे। अब देखो मुगल बादशाहों ने न्याय से संबंधित जानकारी चल रही है, तो अकबर ने न्याय के लिए क्या करा था? हिंदुओं के न्याय के लिए पंडितों को न्यायाधीश बनाया था अकबर ने पंडितों को न्यायाधीश बनाया था। उसके बाद जहांगीर ने किसे बनाया था? तो हिंदुओं के लिए श्रीकांत नामक व्यक्ति को हिंदुओं का जज बनाया था, उनकी सहूलियत के लिए, कि भाई उनकी सहूलियत के लिए कि अगर वो ये ना समझे कि काजी या मुफ्ती के द्वारा न्याय होता है तो वो पक्ष या भेदभाव करें, तो इसीलिए जहांगीर ने बना दिया श्रीकांत को। औरंगजेब ने क्या करा? औरंगजेब ने न्याय के लिए एक किताब लिखवाई, यानी इस्लामिक कानूनों के आधार पर ही औरंगजेब न्याय करता था। और इसने क्या करा? न्याय के लिए फतवाए आलमगीरी का संकलन करवा दिया। इस्लामिक कानूनों के आधार पर फतवाए आलमगीरी का संकलन करवाया और जवाबित यानी धर्मनिरपेक्ष कानून मानते हैं मुगल जो थे जहांगीर के न्याय व्यवस्था को, धर्मनिरपेक्ष यानी जवाबित पर आधारित, ठीक है ना। तो ये इस्लामिक कानूनों को मानता था और उसी के आधार पर न्याय भी करता था, आदेशों को देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था। तो जवाबित के आधार पर आदेशों को इसने क्या करा? आदेशों को जवाबित के आधार पर जवाबित आलमगीरी, ये जो इसके आदेश थे जवाबित आलमगीरी में संग्रहित किया था। किसमें? जवाबित आलमगीरी में संग्रहित किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको जमींदारी और जागीरदारी और न्याय व्यवस्था से संबंधित मुगल प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। विस्तार से जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।